होगी, आपका रुख करेंगे। बहरहाल जयपुर से अगली खबर है, जहां पर कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज हो रही है। पीसीसी मुख्यालय में सुबह 11 बजे बैठक होगी। प्रदेश के सभी कांग्रेसी नेता बैठक में शामिल होंगे। विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि बैठक में शामिल होंगे। पूर्व सीएम अशोक गहलोत बैठक में भी शामिल होंगे। पीसीसी चीफ डोटासरा प्रभारी रंधावा भी बैठक में शामिल होंगे। सभी से स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में अब फीडबैक लिया जाना है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी की ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। अब कांग्रेस भी पूरी तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव नजर आ रही है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की आज महत्वपूर्ण बैठक पीसीसी मुख्यालय में सुबह 11 बजे होनी है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता इसमें शामिल हैं। और जयपुर से हमारे संवाददाता महेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। महेश, 24 की टेंशन, अब कांग्रेस का मंथन भी शुरू हो चुका है। किस तरह की हलचल, चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है, 11 बजे बैठक होनी है। क्या एजेंडा आज की बैठक का? देखिए, बिल्कुल एजेंडा क्लियर है कि लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में एनडीए जो गठबंधन है उसको इंडिया गठबंधन जो है वो चुनौती देने के लिहाज से तैयार हो रहा है। और 26 दलों की जिस तरह से सहमति आपस में बन रही थी और उसके बाद में जिस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी जो तय की गई थी देश भर में, वो 5 स्क्रीनिंग कमेटियों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जो एक महत्वपूर्ण स्क्रीनिंग कमेटी जिसकी कि चेयरपर्सन रजनी पाटिल है, आज वो राजस्थान पहुंच रही है और प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज वो बैठक करने वाली है। के साथ में जो इस स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य है प्रगट सिंह और कृष्णा अलुवरू, वो भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। तमाम प्रदेश के जो बड़े कांग्रेस नेता है, मसलन उनमें बात करते हैं प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी जो रंधावा हैं, वो भी इस बैठक में जो है शामिल होने वाले हैं। और इस बैठक में सबसे बड़ी बात यही होगी कि लोकसभा चुनाव के लिए ऐसे कौन से प्रत्याशी हों और प्रत्याशियों के चयन का आधार क्या हो, इस लिहाज से जो कांग्रेस है वो अपनी यहां पर तैयारी करने वाली है। 11 बजे से लेकर के 6 बजे तक ये बैठक चलेगी और इसमें जो कांग्रेस जन है उनको तमाम प्रदेश भर से बुलाया गया है। वो भले ही विधायक हों या फिर विधायक प्रत्याशी रहे हों, इवन जो प्रधान तक हैं वहां तक भी लोगों को जो है इस बैठक के लिए यहां पर बुलाया गया। बड़ी महत्वपूर्ण और अहम बैठक इसे कहा जा रहा है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं और उसमें से कांग्रेस को पिछली बार जो है सफलता हाथ नहीं लगी थी। तो इस लिहाज से कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है, गंभीर मंथन बन जाता है। और पिछले विधानसभा चुनाव में भी जिस तरह से कांग्रेस को पटखनी मिली है, बीजेपी ने एक बड़े बहुमत के साथ में यहां पर जो जीत हार दर्ज करके एक अपनी सरकार बनाई है, उस लिहाज से यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस को आत्म मंथन करने के साथ में अपनी नई चुनौती के लिए जो है यहां पर खुद को तैयार करना है। और उसके लिए भी ऐसे मजबूत दावेदार और तमाम उन प्रत्याशियों पर दाव लगाना है जो कि कांग्रेस की नैया पार कर सके और उन्हें जीत जो है वो यहां पर दिला सके। क्योंकि लोकसभा के लिहाज से जो है कांग्रेस की तैयारियां वो काफी समय से देखने को मिल रही थी, लेकिन जिस तरह से देश में जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो यहां पर तय कर दी और उसके बाद में इन स्क्रीनिंग कमेटियों ने जो है अपना कामकाज शुरू कर दिया है। आज महत्वपूर्ण बैठक के तौर पर जो रजनी पाटिल है वो सभी से यहां पर मुलाकात करेगी और यहां की नब्ज टटोलने की कोशिश करेगी कि अब कांग्रेस में क्या किसी तरह से उत्साह कमजोर तो नहीं हुआ है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के नतीजे भले ही उनके लिए सकारात्मक रहे हो या फिर नहीं। 2019 के चुनाव की नहीं है जिसमें बड़ा चैलेंज बीजेपी की तरफ से था। 2014-2019 में क्लीन स्वीप यहां पर साफ तौर पर देखने को मिला। बीजेपी एनडीए गठबंधन की ही यहां पर जीत हुई और पिछला चुनाव जो विधानसभा का गया है इसमें भी कुछ खास कांग्रेस कर नहीं पाई। जाहिर तौर पर गुटबाजी उसकी बड़ी वजह रही है। तो आज कितनी बड़ी चुनौती जिसको लेकर चर्चा संभव है कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी में, महेश? देखिए, बिल्कुल रणनीति में काफी कुछ बदलाव जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में भले ही दावा किया जा रहा था कि सरकार की काफी उपलब्धियां, काफी योजनाएं जो है वो जनता के बीच में पहुंची हो और उसका फायदा मिला हो, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया और परिणाम उनके लिहाज से सकारात्मक रहे नहीं है। तो इस लिहाज से अब लोकसभा में जो है अपनी स्ट्रेटेजी को उन्हें चेंज करना होगा और इसी कारण से नई स्ट्रेटेजी जो है वो तैयार की जाएगी। इससे पहले ही जो प्रत्याशी चयन है वो किस तरह से हो, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अभी हाल ही में
हुए हैं और उसमें भी कई प्रत्याशियों से गहरी नाराजगी थी, उसके बावजूद जो टिकट है वो ऐसे प्रत्याशियों को दिए गए थे जिन पर लोग नाराज थे, यहाँ वहां का फीडबैक ठीक नहीं था, उसके बाद में भी वहां पर टिकट वितरण किया गया। तो ऐसे में अब ये चुनौती हो जाती है कि जो प्रत्याशी का चयन हो वो एक जनता के भीतर जो है अपनी एक अच्छी मजबूत पकड़ रखने वाले हो, जिनका एक अच्छा जनाधार हो और लोगों के बीच में रह करके लंबे समय से काम कर रहे हो। हमने देखा हाल ही में नेता प्रतिपक्ष चुनाव में भी रणनीति यहाँ पर देखने को मिली है, अलग तरीके से नेतृत्व का बदलाव किया गया, युवा पे यहाँ पर फोकस किया गया है कांग्रेस की तरफ से। तो क्या अब स्क्रीनिंग कमेटी में जो यहाँ पर आगे रणनीति बनाई जाएगी उसमें भी क्या नया बदलाव होगा, देखना दिलचस्प होगा। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए महेश। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं, भरतपुर से अगली खबर लेते हैं जहां पर आरक्षण की मांग को लेकर जाट समाज का महापड़ाव है। आपको बता दें कि यहां पर जयचौली गांव में जाट समाज का महापड़ाव चल रहा है, रेलवे ट्रैक पर जाम करने की आशंका है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सुबह 11 बजे रेलवे ट्रैक के पास ये महापंचायत होनी है। जाट समाज आगे की रणनीति पर फैसला लेगा। साथ ही जिला प्रशासन और रेलवे ने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं महापड़ाव की, जहां पर देखिए किस तरीके से जाट समाज आज एकजुट नजर आ रहा है। दीपक हमारे संवाददाता, बिना देरी के रुक करते हैं हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता का। दीपक, किस तरह की स्थिति बनी हुई है, चूंकि यहाँ पर कुल मिलाकर खबर ये है कि जो रेलवे प्रशासन है उसके लिए मुश्किलें हो सकती है, ट्रैक जाम करने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब जब राजस्थान में आरक्षण की आग जो सुलगी है उसकी शुरुआत भरतपुर से हुई है, चाहे वो सैनी आंदोलन हो, गुर्जर आंदोलन हो, चाहे जाट समाज का आंदोलन हो। और ऐसे में अब फिर से जाट समाज एकजुट नजर आ रहा है। जाट समाज केंद्र में आरक्षण की मांग को लेकर के आज महापड़ाव है। 7 जनवरी को इस महापड़ाव की चेतावनी दी गई थी और जयचौली गाँव में पूरी व्यवस्थाएं जो है जाट समाज की ओर से भी की गई हैं और प्रशासन की ओर से भी की गई हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से व्यवस्था है। ये प्रशासन की व्यवस्था है, पुलिस के कड़े बंदोबस्त है, आरएसी की जो बटालियन है वो यहाँ तैनात की गई है और जो विद्यालय है उसमें पूरी व्यवस्थाएं पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई हैं। और ये जयचौली गांव है जो सामने है, पुलिस की जवान वहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। वहाँ से थोड़ा सा टर्न करके जो टेंट लगाया गया है वहाँ पर जाट समाज के लोग आज एकत्रित होने वाले हैं और महापड़ाव की आज से शुरुआत है वो होगी। यहाँ से 200 मीटर दूर ही रेलवे ट्रैक है, तो रेलवे ट्रैक के नज़दीक ही उन्होंने अपनी जो महापड़ाव है वो रखा है। हालांकि जो जाट समाज के नेता हैं, आरक्षण संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं नैम सिंह फौजदार, उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है ये है कि अभी पूरे शांतिपूर्ण तरीके से ये महापड़ाव किया जाएगा। आगे क्या रणनीति रहेगी ये समाज तय करेगा। तो यानी कि आज कोई इस तरह का जो फैसला है वो नहीं होने वाला है। अभी रणनीति बनाई जाएगी। 11 बजे बाद जाट समाज के जो लोग हैं, जाट समाज के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और पूरी जो बैठक है वो होगी और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। लेकिन पुलिस और प्रशासन, दीपक आप बता रहे हैं कि 11 बजे ट्रैक के पास ही महापंचायत होनी है और ऐसा कोई भी फैसला नहीं होगा जिससे कि आम जन परेशान हो। तो क्या ये मान लिया जाए दीपक, कम से कम आज के लिए, कि जो रेलवे से सफर करने वाले यात्री हैं उनको दिक्कतें नहीं होने वाली हैं, यानी कि आज चक्का जाम रेलवे ट्रैक पे नहीं होने वाला? देखिए, बिल्कुल ये साफ तस्वीर हो गई है कि आज इस तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होने वाला है। ना रेलवे ट्रैक जाम होगा, ना सड़कें जाम होगी। इस तरह का कोई भी फैसला जाट समाज नहीं लेने वाला है। जो संयोजक हैं नैम सिंह फौजदार, उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से महापड़ाव जो है वो किया जाएगा और उसके बाद जब कोई नई सुनवाई होगी तो उसके बाद आगे का फैसला समाज लेगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। रेलवे के जो अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ जयचौली जो रेलवे स्टेशन है, छोटा स्टेशन है जहाँ लोकल गाड़ियां रुकती हैं, वहां पर मौजूद हैं रेलवे के अधिकारी। रेलवे की जो फोर्स है वो वहां मौजूद है और जो आम पुलिस फोर्स है वो यहाँ जो सामने विद्यालय है उसमें रुकी हुई है। कई बटालियन यहाँ पर आई हुई हैं और ये सामने आप देख सकते हैं कई थानों की यहाँ पर पुलिस है, वाटर कैनन है, उसके साथ साथ जो अन्य व्यवस्था है पुलिस की जो होती हैं वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। और ये बताता है कि पूरे जिस तरह से आंदोलन की चेतावनी दी गई थी महापड़ाव की, उसके बाद पूरी तरह से प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया था। कल बैठक भी की गई थी जाट समाज के साथ में, लेकिन बैठक में कोई सकारात्मक दीपक नजर बनाए रखिएगा। शुक्रिया ग्राउंड जीरो से हम तक ये ताजा रिपोर्ट पहुंचाने के लिए। आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहरहाल अगली खबर जयपुर से, जहां पर बीजेपी का शक्ति वंदन अभियान होने वाला है। प्रदेश कार्यालय में आज कार्यशाला होगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर की दिशा में चर्चा होगी कि कैसे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाए। महिलाओं के लिए केंद्र की योजना पर भी चर्चा की जाएगी। विजया पाटकर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी इसमें शामिल होंगी।
मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, साथ ही मंजू बागमार भी मौजूद रहेंगी। समापन सत्र में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी शामिल होंगे। तो तमाम ये बीजेपी के दिग्गज नेता इस कार्यशाला में शामिल होंगे और एजेंडा ये है कि महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए। केंद्र की जो योजनाएं महिलाओं के लिए ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, उसका कैसे फायदा इस वर्ग तक, इन महिलाओं तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा होनी है। तो विजया राटकर और डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी इसमें शामिल होंगी। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा, मंजू बागमार भी मौजूद रहेंगे। समापन सत्र में खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की भी मौजूदगी रहेगी। अपने दर्शकों को बता दें कि महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाना है, इसको लेकर बातचीत इस बैठक में होने वाली है। शक्ति वंदन अभियान ये बीजेपी का तो काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और वहीं बीजेपी का सफाई अभियान भी लगातार चल रहा है और इसी कड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के खड़े गणेश मंदिर पहुंचकर साफ सफाई की। लोकसभा अध्यक्ष के साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी मंदिर में पहुंचे, साफ सफाई करते हुए नजर आए। साफ सफाई के बाद ओम बिरला ने गजानन जी की पूजा अर्चना की और उनसे आशीर्वाद लिया। तस्वीरें आप देख रहे हैं कोटा के मंदिर की, जहां पर देखिए किस तरीके से साफ सफाई करते हुए तमाम बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला, जिन्होंने हाथ में झाड़ू थाम रखी है और मंदिर परिसर में किस तरीके से वो सफाई कर रहे हैं। चूंकि पहले ही प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं कि आप मंदिरों में जाइए, सफाई व्यवस्था को चाक चौबंद कीजिए और ये जो अभियान है इसको सफल बनाइए। रुक करते हैं पॉलिटिकल खबरों का। दरअसल विधानसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत के बावजूद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर कमर ली है। बीजेपी मिशन 25 में कोई भी ऐसा लूप नहीं छोड़ना चाहती जिससे बीजेपी को कोई सीट गंवानी पड़े। चौबीस में 25 पर मंथन, बैठक में हुआ गहन चिंतन, 7 मोर्चे 7 पदाधिकारी, बीजेपी की तगड़ी तैयारी। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी अपने मिशन पर लग गई है और मिशन 25 में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक हुई। बैठक में बीजेपी के सभी 7 मोर्चों के पदाधिकारी मौजूद रहे। मोर्चों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधने की रणनीति पर मंथन हुआ। बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने की। बैठक को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पार्टी की संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं। आज पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक रखी गई है। संगठनात्मक बैठकें लगातार होती रहती हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों की बैठक है आगामी कार्यक्रमों को लेकर। और चूंकि मोर्चे हमारे हरावल दस्ता है, तो इस नाते मोर्चे हर क्षेत्र में, हर काम में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। इससे पहले 13 जनवरी को बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित हुई। प्रदेश स्तरीय बैठक में प्रदेश और जिला इकाइयों को लोकसभा चुनावों को लेकर टास्क दिए गए थे। इसके बाद अब बीजेपी ने 7 मोर्चों की बैठक बुलाई है। बीजेपी का टारगेट है कि इस बार भी प्रदेश में 25 में से 25 सीटें जीती जाएं। लेकिन विधानसभा चुनाव में वोटिंग ट्रेंड देखते हैं तो लोकसभा की करीब 10-12 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी को कांग्रेस से कम वोट मिले थे। ऐसे में इस बार पार्टी लोकसभा सीटों को क्लस्टर में बांटकर उस पर काम करेगी ताकि जिन विधानसभा सीटों में पार्टी कमजोर है वहां पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। अगर बात करें मोर्चों की तो बैठक में 7 मोर्चों के पदाधिकारी थे, जिनमें एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, किसान महिला और युवा मोर्चा शामिल हैं। इन मोर्चों को जाति, समाज और वर्गों को साधने का टास्क दिया गया है। जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। वन मंत्री संजय शर्मा ने बुधवार को पदभार ग्रहण कर लिया। सचिवालय के मुख्य भवन में प्रथम तल पर स्थित कमरा संख्या 2114 में पूजा पाठ के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी मां को कुर्सी पर बैठाया। पदभार ग्रहण के बाद उनसे बात की न्यूज़ 18 के संवाददाता ने।
वन मंत्री संजय शर्मा ने आज पदभार ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं कि सचिवालय में यहाँ पर कमरा नंबर 2114 में अपने परिवार का आशीर्वाद लेकर के पूरे विधि विधान के साथ में यहाँ पर बाकायदा सबसे पहले अपनी मां को यहाँ पर अपनी मंत्री की सीट पर बिठाया है और बिठा करके एक बहुत ही बढ़िया एक संदेश दिया है कि किस तरह से एक राजनीतिक अपने राजनीति के सफर की शुरुआत करता है कि विधायक बनने के बाद में जब मंत्री बने तो मां सबसे पहले बैठी हुई है। कैसा लग रहा है आज बतौर वन मंत्री की मां सीट सबसे पहले अपने बेटे से पहले संभालते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है कि इस लायक हुआ ये कि हमारा भी सर ऊंचा करे, जनता का भी करे सबका। जी बिल्कुल, तो वन मंत्री हैं संजय शर्मा हमारे साथ में मौजूद। सर, आज आपने ज्वाइन कर लिया है और एक पॉजिटिव मैसेज, सबसे पहले आपने अपनी मां को अपनी सीट पर बिठाया, किस तरह से इस मैसेज को आप आगे बढ़ाएं? देखिए, माता पिता हमारी सर्वोच्च पूंजी हैं, जिन्होंने हमें संस्कार दिया। विशेष रूप से मेरे दादाजी डॉक्टर ब्रजलाल जी और मेरे पिताजी श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी ने जो मुझे संस्कार दिए, और उन संस्कार के ही परिणाम है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते जो मैंने कार्य किया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मेरे कार्य को महत्व देते हुए मुझे 2 बार टिकट भी दी और एक ऐसी सीट से दी जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी आम जन को, जिन्होंने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए लगातार दूसरी बार मुझे जिताया और उस सीट से भारतीय जनता पार्टी लगातार चौथी बार जीती है। और हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदूषण को लेकर कुछ प्राथमिक? प्रदूषण को लेकर के, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं, दिल्ली में प्रदूषण होता है तो हमारे सारे काम रुक जाते हैं। एनसीआर अलवर जिले में बड़े बड़े उद्योग भी हैं। आने वाले समय में प्रयास ये करेंगे कि जो ग्रेप के कारण विशेष रूप से अलवर जिला जिस प्रभावित होता है उससे हमको निजात मिले, क्योंकि हमारा जिला प्रदूषित नहीं है, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण के कारण हमें बहुत सारे बैरिकेड्स हम पे लगते हैं। और राजस्थान में भी इस प्रकार का वातावरण बनेगा कि आने वाले समय में राजस्थान के आम जन को स्वच्छ हवा और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा, ये विश्वास मैं आपको देता हूँ। अतिक्रमियों को और अवैध खनन करने वालों को कोई चेतावनी? आप निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई होगी। और आज मैं पदभार ग्रहण करते ही मैंने अधिकारियों से पहले भी कहा है कि जो वन्य क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं, साथ ही साथ जो अवैध खनन का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ प्रशासन ठोस और एक सार गर्भित कार्रवाई करके अवैध खनन को रोकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप हैं संजय शर्मा, जो कि बहुत ही मजबूत होमवर्क के साथ में आए हैं। जैसे इनसे बातचीत की गई, जैसे सवालात किए गए, हर चीज को लेकर के विजन बिल्कुल क्लियर है और तैयारी भी मजबूत है। और सीधी चेतावनी अतिक्रमियों को, अवैध खनन करने वालों को और खास तौर पर उन लोगों को है जो कि वन को, वन्य जीवों को, पर्यावरण को, हर चीज को नुकसान पहुंचाने में कोई न कोई योगदान दे रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान में जिस हिसाब से तैयारी की गई है उस हिसाब से उतने बेहतर नतीजे आएंगे। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। और इसी के साथ